friends, welcome back. Chapter number 2, Acid, Base and Salt, Part 5. इस सेक्शन के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पीएच स्केल के ऊपर। किसके ऊपर? पीएच स्केल। टेल मी व्हाट इज पीएच स्केल। सोचिए आप लोग, क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल जो है वो आपके एक इमेजिनरी स्केल तैयार की गई है। अ स्केल which is used to measure hydrogen ion concentration present in a solution। क्लियर? एक सिंपल सी डेफिनेशन। एक ऐसी स्केल, पीएच स्केल इज अ स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अब आप समझ लें कि कोई भी आपका सॉल्यूशन हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होती है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करके वो एक वैल्यू शो करता है, दैट इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच वैल्यू। ये स्केल देने का काम गिवन बाय, दिस स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। एक साइंटिस्ट थे आपके सोरेनसन, जिन्होंने ये स्केल जो है वो दी थी। अब ये बेसिकली हमको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, इससे जो मेन हमें जो हेल्प मिलती थी वो कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about strength of एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हमें प्रॉपर इंडिकेट करता था। इट इज गिवन, जो उसका नाम है ये पीएच का मीनिंग क्या है? बेसिकली इट इज द पावर ऑफ, पावर को हम लोग पोटेंश भी कह सकते हैं, पोटेंश, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। समझ लें तो बेसिकली पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये पी जो है वो पोटेंश या पावर के लिए है और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपके ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैथमेटिकली इसे लिखें तो इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है, और इसी से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। द रेंज ऑफ पीएच, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? द रेंज ऑफ पीएच, पीएच वैल्यू की जो रेंज मानी गई है वो है आपके 0 to 14। कितनी मानी गई है? 0 to 14। बीच में एक वैल्यू आती है आपके 7। तो आप समझ लें कि रेंज ऑफ पीएच 0 to 14 है, जिसमें एक बीच में वैल्यू है 7। 7 इज फॉर न्यूट्रल। ध्यान रखें 7 जो है वो न्यूट्रल के लिए है, और 7 के नीचे अगर आप आते हो तो दैट इज एसिडिक रेंज, एंड 7 से ऊपर 14 तक आप जाते हो दैट इज कॉल्ड योर बेसिक रेंज फॉर बेस। तो किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू आपके ये बताएगा कि वो एसिडिक नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल नेचर का है। तो ये आपके पीएच वैल्यू से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। अब आपके इसमें पीएच वैल्यू का यूज किस तरीके से है, इसका एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं।
मान लें सॉल्यूशन ए जिसका पीएच आपने मान लो फाइंड आउट किया एंड पीएच इज 4 और सॉल्यूशन बी पीएच इज 8। अब आप बताएं विच इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक। तो आपके एकदम क्लियर है कि आपके जो 0 to 14 बीच में 7 ये न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक हो जाता है, इधर बेसिक हो जाता है। तो आप एकदम क्लियर बता सकते हो कि 4 जो है वो आपके यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये एसिडिक रेंज में आ गया, तो दिस इज ऑफ एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर सब्सटेंस है। और 8 इज इन द साइड ऑन द साइड ऑफ बेस, तो ये आपका हो गया बेसिक नेचर। क्लियर। अब आपको कहे इसी तरीके में एक और वैल्यू आपको लेकर के पूछता हूं कि अगर इसमें से इसकी वैल्यू 9 आ जाए और इसकी वैल्यू 11 आ जाए तो मुझे बताएं, या चलिए अब मुझे इसमें बताएं विच इज हाईली बेसिक। हाईली बेसिक कौन सा है? एक आपके वीक एसिड कौन सा है ये पूछा जाए। अब इसमें आपको हाईली बेसिक होने का मतलब इससे जो जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड की तरफ होगा वो हाईली बेसिक। तो 9 और 11 में कौन कहाँ आता है? 9 और ये 11, तो ये ज़्यादा बेस की तरफ है। तो जो ज़्यादा आपके बेस की तरफ रहेगा, जो ज़्यादा 14 की तरफ रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, वो हाईली बेसिक। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? बी सॉल्यूशन इज हाईली बेसिक। अब आपको पूछे कि वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा होता है? वीक एसिड में भी क्या होता है कि इधर जाने पर तो क्या होगा, आपके एसिड नीचे चालू होगा, तो इसका मतलब इस साइड जितना ज़्यादा आपके इस साइड होगा वो आपका वीक एसिड होगा। तो आपके वीक एसिड में भी क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन बी। तो इस तरीके से आप समझे हैं ये दोनों बेसिक साइड में है, ये दोनों के दोनों बेसिक है, लेकिन इस बेसिक में भी आपके अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वीक एसिड कौन सा है, तो वीक एसिड आपको कौन सा बताना है? जो ज़्यादा से ज़्यादा 14 की तरफ हो। मतलब कुल मिला के 0 से आपके 14 की तरफ जाना, और एक होता है 14 से 0 की तरफ आना। अब इसमें 0 से 14 की तरफ जाना मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा आपका। क्या होगा? बेसिक नेचर बढ़ेगा। और इस तरफ आने पर है ना, यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीजेस, और यहाँ पर आपके एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो जितना ज़्यादा 14 की तरफ जाओगे बेस बढ़ेगा, जो जितना आपके 0 की तरफ आएगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर चीज। तो इस तरीके से आपके कुछ कई सॉल्यूशंस के पीएच वैल्यू आपको दी जाती है, और फिर आपको ये पूछा जाता है कि इसमें हाईली एसिडिक कौन सा है, हाईली बेसिक कौन सा है, वीक एसिडिक। अब ये बेस की तरफ होते हुए एसिड का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोच कर जवाब देना है। अब जैसे इसमें ये आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक 5 है और एक आपका 4 है, तो अब बताओ इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? इन दोनों में कंपेयर करना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताइए इन दोनों में वीक बेस कौन सा, स्ट्रॉन्ग। तो वीक कौन सा हो जाएगा? बेस में वीक कौन सा होता है? जो 0 की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बी इज वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया? जो आपके इस तरफ होगा, तो बेस में स्ट्रॉन्ग जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये हो गया सॉल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो कुल मिला के आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पीएच वैल्यू पर। तो आप याद रखें कि पीएच वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक क्या रहेगी और किस तरीके से उसके आंसर्स दिए जाएंगे। इसका एक ग्राफ पैटर्न भी आता है, मैं आपको बताऊं इस तरीके से। ये 0 वैल्यू है, ये आपके यहाँ पर 14 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये आपके थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, ये आपके यहाँ पर 7 लेते हैं। तो अब आपके
जैसे जैसे आप स्तर बढ़ेंगे तब देखिएगा तो अब यहाँ देखें ये नीचे वाला बॉक्स इन दोनों में आपके एक में H पॉजिटिव आयन होंगे और एक में आपके होगा OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आपके नीचे वाले में जो मैं ये है ये आपका होगा OH नेगेटिव। देख सकते हैं आप इस तरीके से। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपके हो जाएगा H पॉजिटिव। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग इनिशियल वैल्यूज में जब रहेंगे तो जब आप इनिशियल वैल्यूज पर हैं तो इनिशियल वैल्यूज पर आप देख सकते हो बेस मतलब OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जबकि इस हिस्से पर आपके H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हाईली आपके एसिडिक नेचर हो गया। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं H पॉजिटिव आयन का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है और फिर धीरे धीरे ये OH नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जहाँ पर आपके एक सेंट्रल वैल्यू पर जब आप आओगे तो उस समय आपके ये दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब जितना H पॉजिटिव होगा उतना ही OH नेगेटिव होगा और उस समय ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे। अब आप इस ग्राफ को देखकर समझ ही गए होंगे कि आप भले लास्ट 14 तक चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके यहाँ तक आने पर भी आप पूरे बेसिक रेंज के अंदर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके H पॉजिटिव आयंस उसमें पाए जाएंगे। आप ये नहीं कहोगे जीरो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसमें बहुत कम हो चुके हैं, OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आपके एसिडिक साइड में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, OH नेगेटिव कम होते हैं। बेसिक साइड में भी H पॉजिटिव होते हैं, OH नेगेटिव होते हैं, इसमें H पॉजिटिव कम होते हैं और OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से pH स्केल जो है वो आप इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें आयंस का कंसंट्रेशन किस जगह कितना होता है। मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी करना बता देता हूँ। हालांकि ये अभी अपने सिलेबस में कहीं आता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब मान लें कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, मान लें 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, ये आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब आपको pH वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा -log(10⁻⁻) H पॉजिटिव आयन। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे -log(10⁻), इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये वैल्यू आपके यहाँ आ जाएगी 10⁻⁻⁴। अब अकॉर्डिंग टू लॉग फार्मूला कि ये जो पावर होती है ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो -(-4) ऑफ log बेस 10 और यहाँ पर वैल्यू रह गई 10। तो इस तरीके से ये माइनस माइनस हो गया 4 और लॉग में बेस वैल्यू और जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाए तो ये वैल्यू हो जाती है 1। तो फाइनली आपकी pH वैल्यू क्या आ गई, 4। तो कुल मिला के pH वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो आप देख लो इस तरीके से
किया जाता है, सिंपली ये जो पावर है वो आपके आगे आ जाती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये वैल्यू बन जाती है और ये log 10/10 ये हो जाता है 1। तो ये pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन अगर 10⁻⁻4 मोल पर लीटर है तो उसका pH होगा 4। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके pH वैल्यू स्केल क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में pH वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आपके इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू जो है वो क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपके जो बात करेंगे pH के बारे में वो है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का कोई रोल है या नहीं है? बहुत रोल है भाई। हमारे डाइजेशन का pH मेंटेन होना चाहिए। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो pH जो रहता है वो 7 to 7.8 के बीच में रहता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एक एसिडिक और बेसिक मीडियम जो है वो एक लेवल में रहना चाहिए, अदरवाइज हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में अंदर होता है। अब ये जानते हैं आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में था। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी ऐसे हमें नॉर्मली फील नहीं होता। कारण क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर की तरफ एक म्यूकस की लेयर बनी हुई होती है जो आपके स्टमक को क्या करती है, इनर साइड से ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अंदर HCl है लेकिन HCl जो है वो स्टमक की वॉल तक नहीं आ रहा, बीच में आपके एक म्यूकस की लेयर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? म्यूकस की लेयर, जो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। म्यूकस लेयर जो HCl को स्टमक की वॉल पे टच होने नहीं देता। बट कभी कभी आप क्या करते हो, बड़ा ही एक ऐसा खाना खा लेते हो जो डाइजेस्ट होने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप ये स्पाइसी ले लिया, स्पाइसी फूड आपने खाया, या आपने काफ़ी आप कह लो ओवर ईटिंग कर लिया, ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा खा लिया। तो इन दोनों ही केस के अंदर, स्पाइसी खाना खा लो, मसालेदार या ज़्यादा खा लो, तो उस केस के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता उस खाने का, तो हमारा स्टमक क्या करता है, मोर गैस्ट्रिक जूस, वो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस, उसकी कोशिश रहती है कि भाई कैसे भी करके उसे डाइजेस्ट किया जाए, तो मोर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाएगा। और जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा हो जाएगा तो मोर HCl क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब अगर HCl की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये म्यूकस के द्वारा यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये म्यूकस जो है जो इसे प्रिवेंट कर रहा था, ये उसे नहीं रोक पाता। फिर ये जो HCl है ये आपके स्टमक की वॉल तक पहुँचना चालू करता है एंड इट क्रिएट्स सम पेन एंड इरिटेशन। एक तरीके से जलन आपकी होनी चालू हो जाती है इसके अंदर। अब आपके जब ये पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। तो ये एसिडिटी जब होती है तो सीधा सीधा मतलब है कि एसिड की क्वांटिटी अंदर बढ़ गई। अब इस एसिड को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाता है, इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कुछ बेसिक सब्सटेंस, बेसिक नेचर के सब्सटेंस लेते हैं। हम लोग नॉर्मली उन्हें बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड।
एंटासिड। ये एंटासिड क्या होते हैं? वे सब्सटेंस जो एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं, जो आपका जो एक्सेस एसिड हो चुका है स्टमक के अंदर उसे क्या करते हैं? रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो एसिड के खिलाफ, एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटासिड्स। मोस्टली एंटासिड के रूप में हम लोग जो काम में लेते हैं वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो अक्सर हम लोग दवाई के रूप में लेते हैं। ये अंदर जाता है और ये आपके अंदर जा करके इसे थोड़ा सा क्या कर देता है? कम कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिससे जो आपकी पेन और इरिटेशन है वो क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। या फिर एंटासिड के रूप में एक और चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका भी यूज़ होता है। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसे भी आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपके एंटासिड का काम करेगा और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो कुल मिला के जब एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो पीएच वैल्यू आपके एक जनरल वैल्यू से काफ़ी नीचे चली जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर क्या होता है? बहुत हमें पेन करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? ये एंटासिड यूज़ कर लेते हैं, जिससे पीएच वैल्यू वापस से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी आपके पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और भी एग्जांपल देखते हैं पीएच का हमारे डेली लाइफ में कहाँ और यूज़ है। अब आपके पीएच हमारे एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे एसिड रेन वाला एक फैक्टर आप लोगों ने जानते होंगे। कई बार सुनने में आता है कि भाई कुछ जगह एसिड रेन हो जाती है। कैसे होती है एसिड रेन? बेसिकली क्या होता है कि एयर पोल्यूशन के कारण एयर के अंदर CO2, NO2 और SO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हवा में ये कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मली ये होते ही हमेशा, बट कभी कभी इनकी मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जब बादल जो है ना, जब उनसे वाटर बारिश होती है तो यह वाटर जो है एयर के अंदर से क्या करेगा? इन चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व करके नीचे लाएगा। तो जब ये चीज़ें इनके साथ मिक्सअप हो जाती है तो इनकी रिएक्शन हो जाती है, और जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये और ये अगर आपके रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्ट करते हैं तो आपके रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है HNO3, और अगर ये रिएक्ट कर जाते हैं तो आपके रिजल्ट के रूप में मिलता है H2SO4। तो आप सोच सकते हो कि इस तरीके से पॉल्यूशन ज़्यादा होने पर इन एसिड्स का फॉर्मेशन एयर के अंदर हो जाता है, और फिर वो आपके नॉर्मल रेन जो नीचे आती है वो वाटर रेन नहीं होकर के एसिड रेन का रूप ले लेती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि हमेशा इनकी क्वांटिटी जो है वो एयर के अंदर क्या होती है? बहुत कम होती है। अब इसमें वैल्यू अगर आपके हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अगर पीएच वैल्यू आपके 5.6 से अबव है तो दैट इज नॉर्मल रेन। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेन। इसे हम नॉर्मल रेन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 5.6 से नीचे आ जाती है ना, लेस देन 5.6 आपके वैल्यू होती ही पीएच वैल्यू, आपके उस रेन को हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन कहेंगे। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि एयर के अंदर ये जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड नेचर की जो गैसेज हैं ये ज़्यादा हो जाती है, और ये जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड का फॉर्मेशन करती है। थोड़ा बहुत बने तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जब ये आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और पानी का जब वो वाटर नीचे आता है, उस वाटर का पीएच आप चेक करते हो तो वो वैल्यू अगर 5.6 से कम आई तब आप उस रेन को एसिड रेन का कैटेगरी
मानोगे। उससे पहले हम उसे एसिड रेन नहीं मानते। अगर वो 5.6 से ज़्यादा है, अगर उसकी वैल्यू 5.9 है तो हम उसे एसिड रेन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन 5.6 से नीचे आने पर वो उसमें एसिडिक नेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एसिड रेन होती है, इस एसिड रेन की बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। अगर आप ध्यान से समझे हैं तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है ये। क्या हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन के? हार्मफुल इफेक्ट कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आपका एसिड रेन जो होता है वो जब लैंड पर गिरेगा तो वो आपके प्लांट्स को डैमेज करेगा, एनिमल की बॉडी पर गिरेगा तो उनको डैमेज करेगा, इनके अंदर स्किन कैंसर जैसी बीमारी जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा स्किन डैमेज हो सकती है, पेड़ों की पत्तियां वगैरह जल जाती है, पेड़ खराब हो जाते हैं। अब जो ये एसिड रेन जो लैंड पे हुई, इसके जो वाटर है इट फ्लोज टू वाटर बॉडीज, जैसे रिवर में गया, लेक्स में गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। और जब ये सारे एसिडिक हो जाएंगे तो इनमें रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल आपके क्या हो जाएगा? एक तरीके से खतरे में आ जाएगा, एक तरीके से उनका सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और वो आपके धीरे धीरे आपके क्या हो जाएंगे? उनकी मौत होनी चालू हो जाएगी। वो सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म होने चालू हो जाएंगे, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये आप देख लें कि हमारे लिए कितनी परेशानी हो सकती है। ये वाटर अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए, रिवर लेक्स का वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर भी आपके लिए पास बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लैंड जो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो आपके क्रॉप के लिए भी बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो कुल मिला के आपके एसिड रेन जो है वो हमारे लिए बड़ी डेंजरस होती है। ये एसिड रेन आप सोच के देखें, ब्रिज वगैरह पर गिरेगा तो ब्रिज को क्या करेगा? ये एक वीक बना देगा, है ना? आपके कोरोजन की वजह से वो ब्रिज जो है वो वीक हो जाएगा। ये आपके किसी बिल्डिंग वगैरह पे गिरता है तो बिल्डिंग को ख़राब कर देता है, डैमेज करता है, उन्हें करोड़ कर देता है, उसका कलर बदल जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल का कलर एक वाइट मार्बल से था और शाइनी वाइटनेस थी उसमें, बट नाउ वो थोड़ा सा येलोइश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर आसपास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और अक्सर वहाँ पर जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन का रूप ले लेती है। और यही एसिड रेन जब ताजमहल के मार्बल पे गिरता है तो वो आपके क्या करता है? उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। मार्बल एक तरह का केमिकल है CaCO3, और धीरे धीरे जब ये एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर जो है, वाइटनेस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो रहा है और वो येलोइश में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी सारे इस एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स। क्लियर? इसके बाद आपकी पीएच वैल्यू की बात करें तो हमारे लिए पीएच वैल्यू आती है सॉइल लैंड पर हम लोग कहें तो पीएच का इम्पोर्टेंस सॉइल में भी, पीएच ऑफ सॉइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट की ग्रोथ, अलग अलग प्लांट्स जो हैं अलग अलग पीएच वाली लैंड पर ग्रो करते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करेंगे, उसके फ्रूट के टेस्ट पर इफेक्ट करेंगे। तो काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है उसकी वजह से। और इस पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो अक्सर अलग अलग नेचर वाले फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र्स क्यों यूज़ करते हैं? ज़्यादा एसिडिक है तो बेसिक फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, बेसिक है तो एसिडिक नेचर का फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे क्या होता है? उनका जो एक पीएच है वो आपके मेंटेन रह सके और जो क्रॉप जो भी ग्रो की जा रही है वो प्रॉपर ग्रो हो, उसका जो भी फ्रूट है, जो भी उसका प्रोडक्ट उसमें आने वाला है वो आपका अच्छा है। इसके साथ हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पीएच ओवरऑल मेंटेन होना चाहिए और वो 7 to 7.8 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस
सेल्फ डिफेंस इन सम एनिमल, सेल्फ डिफेंस इन इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा, जैसे सेल्फ डिफेंस में बात करूं तो एंट और वी कैन से बी। आपने मधुमक्खी या चींटियों को देखा होगा, वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी आपके एसिड बेस का यूज़ करते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा जो एंट होती है या बी जो होती है, उनके स्टिंग के अंदर, उनका जो डंक होता है उसके अंदर एक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड मेथेनोइक एसिड, या फिर हम इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये एसिड उनके अंदर पाया जाता है और जैसे ही ये एसिड, जब उनको लगता है कि भाई मुझे खतरा है, तो ये अपने डंक उस सामने वाले के बॉडी में डाल देते हैं और ये एसिड उनकी बॉडी में छोड़ता है, जो हमारे बॉडी के अंदर अक्सर पेन और इरिटेशन क्रिएट करता है, जिससे हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एसिड को हमारी बॉडी में छोड़ रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का पीएच थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें पेन और इरिटेशन होता है। और इसके लिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, तो वी यूज़ रस्टेड आयरन को यूज़ करते हैं, है ना। जंग लगी हुई कोई नेल वगैरह होती है उसे रब करते हैं, की होती है उसे रब करते हैं, या फिर कोई आप बेसिक नेचर का कोई सब्सटेंस आप देख लें, क्योंकि ये एसिड हमारी बॉडी में जा रहा है, तो बेसिक नेचर का सब्सटेंस कुछ लोग होते हैं जो टूथपेस्ट आता है उसे यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके एक तरीके से इफ़ेक्टिव है। एक आपके हम बात करें तो इसमें बेकिंग सोडा भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा ये भी बेसिक नेचर का आता है। तो जहाँ पेन हो रहा है, जहाँ डंक लगा है, वहाँ पर पेन, इरिटेशन, स्वेलिंग भी आ जाती है, तो उसे कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रस्टेड आयरन है, टूथपेस्ट है, बेकिंग सोडा है, इस तरह कोई भी बेसिक सब्सटेंस को उस जगह पर रब करते हैं, जिससे हमारा पेन और थोड़ा इरिटेशन कम हो जाता है। कारण क्या है कि ये बेसिक नेचर जब इस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उसकी वजह से आपके जो पेन है वो कम हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पीएच का एक इम्पोर्टेंस टूथ डीके के अंदर भी है। इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ उस पर। अब हमारे टीथ जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है। हमारे टीथ पर एक नेचुरल हार्डेस्ट लेयर, आप कह सकते हो कि हार्डेस्ट पार्ट, नेचुरल हार्डेस्ट नहीं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है? टीथ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, दैट लेयर इज कॉल्ड टूथ इनेमल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टूथ इनेमल बोलते हैं। अब ये जो टूथ इनेमल है, ये जो कहें तो किस केमिकल से बनी हुई होती है? तो ये टूथ इनेमल जो लेयर है, ये बेसिकली आपके बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो ये हमारे दांतों के ऊपर एक बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक लेयर है जो हमारे टीथ को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये लेयर ऐसी होती है कि आप इस लेयर के होने पर अगर आप इसे कितने ही टाइम पानी में रख दो, कितने ही लंबे समय तक वाटर पे आप रख दो या किसी और चीज़ के प्रेजेंस में आप रख दो, ये आपके लेयर इस टीथ को खराब होने नहीं देती। तो ये जो टूथ इनेमल है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई है, ये आपके हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। तो ये बहुत ही मजबूत लेयर है। बट एक्चुअली क्या होता है कि हम प्रॉपर इसकी केयर नहीं करते और जिसकी वजह से ये लेयर धीरे धीरे क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। ये कैसे डैमेज होती है कि हम खाना खाने के बाद या नाइट को आपके जो ब्रश करना होता है या माउथ क्लीनिंग जो प्रॉपर करनी होती है वो हम लोग नहीं करते। हम लोग माउथ क्लीनिंग या ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, माउथ में जो जर्म्स या बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये पूरे टाइम जो माउथ में रहते हैं, ये आपके जो खाने के फूड पार्टिकल जो आपके माउथ में रह जाते हैं उनको
एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। ये उन फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो एसिड है, ये एसिड जो आपके बना, ये एसिड इस टूथ इनेमल पे एक्ट करता है और इसमें आपके टूथ इनेमल जो है, टूथ इनेमल जो लेयर है, जब एसिड के कांटेक्ट में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो आपके ये टूथ इनेमल लेयर जो है धीरे धीरे डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। टूथ इनेमल क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट, डैमेजेस। तो इस तरीके से आपके एसिड जो माउथ में बनता है ज़्यादा समय तक रहे तो आपके दांतों को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए आपको क्या होता है कि जैसे ही ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मॉर्निंग में उठते ही आपको क्या करना पड़ता होता है, प्रॉपर ब्रश करना होता है। और ब्रश जब आप करते हो तो यू यूज़ अ टूथपेस्ट। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, इस टूथपेस्ट में क्या होता है, सम बेसिक सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं और ये बेसिक सॉल्ट इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। माउथ में जो एसिड होता है, ये बेसिक सॉल्ट जो है उस टूथपेस्ट के अंदर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, जिससे ये आपका एसिड नेचर पूरा कम हो जाएगा और फिर आपकी जो ये लेयर है वो आपके सुरक्षित रह जाएगी, उसे किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके टूथ डिके जो है वो आपके बॉडी के माउथ के अंदर फूड पार्टिकल रहने से जम्स ज़्यादा बनेंगे। वो जम्स आपके फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड करके एसिड बनाएंगे। ये एसिड टूथ इनेमल के कांटेक्ट में रहने पर ज़्यादा समय तक आपके डैमेज होने की संभावना होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं और आपके बेसिक सॉल्ट जो उसमें पाया जाता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और इस लेयर को बचा देता है। अब ये कितना मेंटेन होना चाहिए, नॉर्मली हमारे माउथ का पीएच जो है वो 6.5 होता है। हमारे माउथ का जो नॉर्मल पीएच है वो कितना होता है, 6.5, इतना नॉर्मल रहता है। बट अगर ये कम होते होते लेस देन 5.5 अगर हो जाता है, कितना, लेस देन 5.5, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि ये टूथ इनेमल का जो डिके है, ये टूथ इनेमल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। हम ये कह सकते हैं टूथ डिके स्टार्ट हो गया। क्लियर, समझे? तो ये किस कंडीशन में होता है, जब आपका पीएच लेस देन 5.5 होता है। तो इस तरीके से आपको इस रेंज में आने से बचना होता है। तो हम लोग रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करते हैं, जिससे माउथ में जो भी एसिडिक सब्सटेंस बना है बैक्टीरियाज के द्वारा, जर्म्स के द्वारा, वो आपकी क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो सके। तो इस तरीके से ये पीएच मीन्स एसिड बेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई जगह एसिड ज़्यादा होने पर खतरा होता है, कई जगह बेस ज़्यादा होने पर भी खतरा हो सकता है, तो हमें डैमेज या हमें नुकसान हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपके, इनको बैलेंस करके अगर आप रखें, इनकी वैल्यूज़ को मेंटेन करें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये था आपके इम्पोर्टेंस ऑफ जो पीएच वैल्यू इन अवर डेली लाइफ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे सॉल्ट और टाइप ऑफ सॉल्ट।